Hello and welcome, my dear students. So let's start our first chapter of the BSc Non-Medical Semester 5 Physical Chemistry, which is Quantum Mechanics. So in this section, we are going to understand about the limitations of classical mechanics and learn about the black body and black body radiations, derive Kirchhoff's law and understand its importance, learn Stephen's fourth power law or the Stephens-Boltzmann law, and learn about the spectral distribution of black body radiations. तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले जो क्लास 11-12 में आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, हम थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करूँगा कि initially you know that John Dalton, based on the Dalton atomic theory, he proposed that the atom as a hard, dense spheres which are indivisible particles, कि एटम से छोटा कोई और नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं तो सबसे एंड में जाके वो ब्रेक होकर जो बचता है दैट इज द एटम. एंड लेटर when the investigation began to conceptualize the atom, it has been proved that atom is composed of electrons, neutrons and protons. जैसे कि यहाँ फिगर में आपको ऊपर पे दर्शाया जा रहा है कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है that contains the neutrons and the protons and the electrons are revolving around it. And later J.J. थॉमसन मॉडल, अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन मॉडल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की भी बात की गई, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट होगी इन प्रेजेंस ऑफ आइदर मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। दोनों केस में वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, उससे हमने उसके नेचर के बारे में समझा कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, ठीक है। एंड द रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द फेमस एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने चार्ज बाय मास रेशियो से E/m जो लिखा हुआ है, इस रेशियो से डिटरमाइन करा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, बेसिकली जो हम लिखते हैं ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो चार्ज जो डिटरमाइन हुआ दैट इज थ्रू दिस रॉबर्ट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. Looking at the classical mechanics, until 1925, classical mechanics or the Newtonian mechanics, they were used to deal with atomic and molecular structural problems. And they were all based on the Newton's law of motion. Newton's law of motion आपको पता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। ये सारे के सारे जो लॉज थे एंड द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट जो हम जिसको हम देख पा रहे हैं या आप रियल लाइफ में अगर इमेजिन करें तो वो अवेलेबल हैं, ठीक है। वहाँ पे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके नहीं बात की गई थी. But is it possible to determine the position and velocity of a moving particle? ठीक है, अगर ये हम क्वेश्चन हमारे माइंड में आए तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में जाएं तो वो कहते हैं हाँ, ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप न्यूटन के लॉ अप्लाई करोगे तो यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंट वेलोसिटी. यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को यूज कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं. बट अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते. यू नो दैट एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू h/2π. और ये रिलेशन हमें बताता है इफ यू स्पेसिफाई द पोजीशन यू आर नॉट एबल टू सर्टेनली डिटरमाइन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अगर आप मोमेंटम को सर्टेन कर दोगे तो पोजीशन अनसर्टेन है. So this is about the problem which arises and the quantum level. Looking at the classical mechanics, वहाँ पे जो एनर्जी है उसको अगर हम कोई भी एनर्जी एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हमें कंटिन्यूस मैनर की बात कर रहे हैं. कंटिन्यूस मीन्स जैसे आपने पहाड़ का जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हम देख पाते हैं कि हमारा पहले एक स्लोप ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. अगर मैं इसके अंदर आपको शो करूँ कि अगर हम लेवल की बात करें, मेरे पास ग्राफ है, कंटिन्यूस कैन बी लाइक दिस, ठीक है. बट यही चीज अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करें जो क्वांटम लेवल पे बात कर रही है, सो दिस इज एन अनकंटिन्यूस मैनर और डिस्क्रीट मैनर जिसको हम कह रहे हैं क्वांटा. अब क्वांटा क्या कह रहे हैं कि अगर यही जो लेवल है यहाँ पे एक स्टेप है, देन फर्दर अप स्टेप, फर्दर अप स्टेप, फर्दर अप स्टेप, सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन स्टेजेस और एट क्वांटम लेवल, और ये क्वांटा फिक्स्ड है.
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये सारे हमारे एक्चुअल रियल लाइफ लेवल पे तो एप्लीकेबल हैं, बट हम क्वांटम लेवल पे ये एप्लीकेबल नहीं है. So this classical mechanics, this does not provide satisfactory explanation in case of a black body radiation, photoelectric effects. ये सारे वो हैं जो हम क्वांटम लेवल पे समझने चाहते हैं, एटॉमिक लेवल पे हैं बेसिकली. एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम मॉलिक्यूल्स, उनके भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता ये. एंड हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड. तो इन सब की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा क्वांटम लेवल पे. सो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेयर दिस इज एडिक्वेट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ एप्रिशिएबल साइज. एप्रिशिएबल साइज इज लाइक दैट ऑफ अ क्रिकेट बॉल अगर हम बात करें, बट दिस इज क्वाइट अनसैटिस्फैक्टरी फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इन एटॉमिक डायमेंशन. जहाँ पे डायमेंशन को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, एटॉमिक स्केल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स मेरी नहीं एप्लीकेबल है. ओके, before discussing all this matter, let's discuss one important thing which you are going to study, that is about the wave function. In classical mechanics, we can specify the state of a system by giving position and momentum of every particle in a system at a particular amount of time. कि कोई भी पार्टिकल है एक टाइम पे किस पर्टिकुलर पोजीशन और मोमेंटम को एक्वायर करके है, दैट इज वी कैन स्पेसिफाई यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को भी इंक्लूड करना है. सो हियर द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट जस्ट गिवन बाय इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम, बाय समथिंग कॉल्ड एज अ वेव फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ हम वेव फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड दिस वेव फंक्शन डजंट इनेबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट विद सर्टेनिटी. यहाँ पे हम सर्टेन वैल्यू नहीं कह सकते, हर चीज को हम प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे. That probability of finding an electron at this time and at this interval is this much. ठीक है, तो हम probability के टर्म में इन चीजों को इंक्लूड करेंगे. This wave function is often denoted by the letters psi और psi, हम इसको जिस तरह से कहेंगे. And no matter what the state particle is in, wave function has a value at every point in the universe. ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हमेशा जरूर होगी, and in terms of that probability. तो उसको समझने से पहले let us discuss about wave. What is a wave? So wave can be understood in terms of a simple harmonic motion. Like in this expression we have written psi is equals to a sine 2 pi x by lambda minus vt, where a is the amplitude. So this height, this is also the amplitude, and this peak, this is also called as the crest, and the lower one is a trough. Okay, sine 2 pi x by lambda, x is the wave function. ठीक है, along the axis, lambda is the wavelength. So this wavelength is the length between one crest to another crest, or similarly one trough to another trough. So this is same, this is called as the lambda. v is the velocity at which the wave is traveling. तो wave concept में ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. So Christian Huygens, he understand wave that light they travel in the form of waves. तो कोई भी particles है जो light emit कर रहा है, तो वो जो wave जो emit कर रहा है, ठीक है, उसके form में ही करेगा. और अगर wave है तो wave के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी properties हैं जो include होंगी. That is the property of reflection. अगर wave है तो वो reflect भी करेगा, वो refract भी करेगा. It can also interfere. इंटरफेरेंस होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरफेरेंस, कि अगर दो वेव अगर चल रही है तो पॉजिटिवली कर रही है तो फर्दर उसकी वेव जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा. एंड अगेन डिफ्रैक्शन, कि अगर दो वेव पॉजिटिवली जा रही हैं तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो घट भी सकता है. सो इंटरफेरेंस इज देयर, डिफ्रैक्शन इज देयर. डिफ्रैक्शन जैसे कि हमने देखा है, डायमंड का एक एग्जांपल है, तो अगर उसमें लाइट पड़ती है तो डायमंड कैन डिफ्रैक्ट द लाइट इनटू वेरियस डायरेक्शंस. तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना ये भी वेव्स का है. एंड मैक्सवेल ने लाइट के बारे में कहा कि जो लाइट है वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ट्रैवल कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन.
So if x is the direction of propagation of an electromagnetic wave, this red line represents electrical field and the blue line represents the magnetic field. और ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. वन इज लाइक दिस, अनदर इज लाइक दिस. सो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेदर इट इज एक्स रेज, यूवी रेज और रेडियो फ्रीक्वेंसीज, दे ऑल हैव अ सेम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड along the direction of propagation. एंड मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये चार्ट आप पहले भी देख चुके हैं बहुत बार. तो मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को देख के इसको रिकॉल ज़रूर करें कि हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन क्या है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स टू माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्स-रेज एंड अल्टीमेटली gamma rays. And these relation you already know, that c is equals to lambda nu, the speed of light, is equal to the product of wavelength and frequency. Okay, and likewise energy is equals to h nu, the product of Planck constant and your frequency. तो ये कुछ relations हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए. Now let us discuss about black body. ये black body है क्या? ब्लैक बॉडी बेसिकली हम एक हाइपोथेटिकल बॉडी समझते हैं. ये एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली इसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये परफेक्ट एमिटर भी है, कि मतलब अगर ये लाइट एमिट करेगा तो ये कंप्लीटली सारी लाइट को एमिट भी कर रहा है. तो इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज अ परफेक्ट एमिटर. तो इसको हमने एक कैविटी के तरह से भी मान सकते हैं कि एक डार्क बॉल है जिसके एंड में एक ओपनिंग है, और ये डार्क बॉल में कोई भी लाइट अगर एंटर करती है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से अंदर ही लाइट धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रही है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उससे कोई लाइट बाहर नहीं आ पाती. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कैविटी व्हिच वी कैन इमेजिन. सो दिस द बेसिक प्रॉब्लम in understanding the observation of the distribution of the radiation emitted by black body is that the classical mechanics, they didn't adequately describe the observed distribution. कि ये जो ब्लैक बॉडी है ये कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, कितनी एमिट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और डिफरेंट वेवलेंथ, ये हम डिटरमाइन अगर क्लासिकल लॉज लगाते हैं तो नहीं कर सकते. सो फर्स्ट द किरचॉफ came into play in 1859. He said, at any temperature, the ratio of emissive power per unit area of a body to the absorptive power per unit area of that body is constant. That means this ratio ES by EB or ES by AS, this is constant. And this is equal to the emissive power of a black body, EB. ये जो ES और बाय AS का जो रेशियो है, दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. कि मेरा जो कितना, जो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेरी जो एमिसिव पावर है, ठीक है, और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा, एंड विच इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, राइट. सो डिराइविंग दिस किरचॉफ लॉ, it's a simple thing. हम suppose कर लेते हैं that Q is the amount of radiation which is incident upon it. एक black body imagine कर लेते हैं कि Q radiation उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, and this has a absorptive power of AS. तो total amount of radiation per unit area कितना हो गया, AS multiplied by Q, ठीक है. Q उस पे पड़ रही थी और वो उसकी absorptive power है, तो दोनों को मैं multiply कर देता हूँ तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि कितना टोटल एब्जॉर्ब वो कर सकता है पर यूनिट एरिया. सिमिलरली अगर मैं मानता हूँ कि वो रेडिएशन एमिट भी कर रहा है, ठीक है, एंड दैट रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया शुड बी ES, ठीक है, और ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो दिस मस्ट बी इक्वल, कि जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना वो एमिट कर रहा है, दिस होल पार्ट शुड बी इक्वल, एंड इन दैट केस योर ES should be equal to the product of AS into Q, right? And in case of black body हम Q को represent कर सकते हैं black body radiation से और energy से, which is EB. So ES should be equal to AS into EB,
or the ratio of ES by AS should be EB, right? So by this we can simply derive the Kirchhoff law. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ लॉ को डिराइव करें या एक्सप्लेन करें कि किरचॉफ ने कैसे ये बताया कि उन दोनों का जो रेशियो है दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी और द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. Then Stephen came into play. Stephen said that the energy जो emit कर रहे हैं, emissive power जो हम कह रहे हैं, ठीक है, so this total amount of energy radiated by a black body per unit area per unit time, this is directly proportional to what? The fourth power of the temperature, right? कि temperature अगर suppose पहले था 10 डिग्री, ठीक है, 10 से वो मान लो चेंज हो रहा है 11, 12, तो उसकी जो फोर्थ पावर है 4 टाइम्स जो है वो मेरा बढ़ रहा है एनर्जी. टेम्परेचर आपने 1 डिग्री केल्विन बढ़ाया बट मेरा उसका 4 टाइम्स मेरा उसका इम्पैक्ट एनर्जी पे बढ़ रहा है. सो ही सेड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4 और सिंपली E is equals to sigma times T4 and this sigma is called as the Stephen's constant or Stephen-Boltzmann constant. It has a value of 5.6697 into 10 to the power minus 5. Okay, if the energy is expressed in ergs and T is represents in Kelvin, time in seconds and area in centimeter square. So this law, Stephen's fourth power law, is also known as Stephen-Boltzmann fourth power law. तो दोनों नाम से कहा जाता है, किसी से भी आपको पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है. Looking at the spectral distribution of black body radiation, यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो. Along the x-axis you have wavelength, along the y-axis you have intensity, right? इस ग्राफ में हमें जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि अलग अलग वेवलेंथ पे मेरी जो इंटेंसिटी है वो कैसे बढ़ रही है और फिर वो वेवलेंथ के साथ वापस घट रही है. दूसरा इम्पैक्ट हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं ये मेजरमेंट 3000 केल्विन पे की है तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, सपोज मैं 4000 केल्विन कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं इंटेंसिटी ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है. एंड सेकेंडली मेरा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मेरा जो लैम्डा मैक्स है ये भी मेरा बढ़ता जा रहा है, इसकी हाइट भी मेरी बढ़ती जा रही है. So this distribution along the wavelength, this is the spectral distribution of the black body radiation. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं. First point, for each temperature there is a wavelength at which the radiant energy is maximum. ठीक है, अगर मैं 4000 केल्विन या 5000 केल्विन पे हूँ तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये मेरी मैक्सिमम आ रही है फिर डिक्लाइन कर रही है, इसको हम कह रहे हैं लैम्डा मैक्स. ठीक है, there is a energy at which the wavelength at which the energy is maximum, lambda max. So this second point is the peak of the wavelength. This shift towards the shorter wavelength as the temperature starts increasing. तो टेम्परेचर अगर मेरा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो मेरा लैम्डा मैक्स जो है वो मेरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है. पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया. ठीक है, so this shift is towards the shorter wavelength with respect to the temperature. And the third point, the area under the curve. Area under the curve basically हमें क्या बता रहा है? This gives us the total energy emitted by the black body per unit area per second. तो टोटल एनर्जी अगर हम देख रहे हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो टोटल एनर्जी मतलब मेरा ये जो शेडेड पोर्शन है पहले कम था, अब मेरा बढ़ गया. ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेरी टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाएगी. ठीक है, एंड दिस एनर्जी अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4. जैसा हमारे पीछे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने कहा, दिस चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर स्केल इन केल्विन. एंड ऑल्सो दिस लैम्डा मैक्स, ये जो लैम्डा है, ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू temperature. This law is also called as the Wien's displacement law. So Wien's displacement law हमें कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो मेरा वेवलेंथ जो है वो कम होगा, मेरी जो वेवलेंथ कम होती जाएगी. तो यहाँ पे देख रहे हैं
शिफ्ट मेरा कैसे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, so this shift is from the red side to the orange, then yellow, then green, then blue. ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड को देख रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ने से, तो अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम में बात करूँ तो हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे मेरी गर्म होती जाती हैं वैसे वैसे उसका कलर भी बदलता जाता है। अगर हम कोयले का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या है, इनिशियली आपको वो येलोइश दिखेगा, देन स्टार्ट फ्रॉम रेड टू येलो, then yellow to blue, and then ultimately white. Okay, so William Vane, he proposed a relationship that the wavelength is inversely proportional to t. Okay, so this law is known as Vane's displacement law. So he was able to explain why the color of the visible light changes from red to yellow as the temperature of the body increases. Okay, so thank you so much students. आज का जो ये सेक्शन था क्वांटम मैकेनिक्स का, हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया है, एंड आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू मोर वीडियोस विद यू, एंड वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग इन क्लास एज वेल. So if you have any question, do post it in the comment section below.